नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, अगले कुछ महीनों में देश की राजनीति में बदलाव आएगा। आर्थिक संकट से सरकार घुटनों पर आ जाएगी और सियासत का केंद्र हिंदू मुसलमान नहीं बल्कि अमीरी और गरीबी बनेगा। यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, यह बात आज राहुल गांधी ने कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग की बैठक में कही है। ये आप तस्वीर देख रहे हैं, कांग्रेस के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ अल्पसंख्यक विभाग की बैठक। उस बैठक में ये बात कही है राहुल गांधी ने कि देश की सियासत में, राजनीति में आने वाले समय में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। वैसे तो राहुल गांधी के पुराने दावों को परखें तो यही समझ में आता है कि उन्होंने जब भी कुछ भी कहा है तो वो सच साबित हुआ है। अभी चुनाव के बीच में राहुल गांधी ने कहा था कि किश्तों में जनता से वसूली की जाएगी और देखिए कैसे धीरे धीरे आप किश्तों में पेट्रोल और डीजल के दाम के पैसे दे रहे हैं, यानी कि पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ रही है। आज फिर पेट्रोल और डीजल सीएनजी फिर से महंगा हो गया है, यानी गरीबों के लिए मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई हैं। महंगाई की चपेट में हिंदू और मुसलमान सब आ रहे हैं, इसीलिए धर्म के नाम पर नफरत फैलाने की सुविधा और वक्त भी उन्हीं के पास रहेगा जिनकी जेब भरी हुई होगी, यानी जिनके पैसे जिनके पास होंगे, रुपए होंगे जेब में। गरीब आदमी तो धर्म से पहले अपनी रोजी रोटी के बारे में सोचेगा। इसीलिए राहुल गांधी का यह कहना वाजिब है कि अब सियासत हिंदू और मुसलमान से नहीं बल्कि अमीरी और गरीबी से चलेगी। वैसे आज की बढ़ोतरी पर कांग्रेस अध्यक्ष, बढ़ोतरी मतलब पेट्रोल और डीजल और सीएनजी में जो बढ़ोतरी हुई है उस पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक लंबा चौड़ा ट्वीट लिखा है। उन्होंने क्या लिखा है जरा आपके सामने लाता हूं। यहां पर लिख रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, पेट्रोल अब हुआ 100 रुपए पार, अब की बार डैश डैश डैश, जनता की कमाई पर किश्तों में लूट मार। पेट्रोल डीजल पर रोजाना 1000 करोड़ रुपए का केंद्रीय टैक्स लगाकर, रोजाना 1000 करोड़ रुपए का केंद्रीय टैक्स लगाकर भाजपा का पेट नहीं भरा। अंतर्राष्ट्रीय दाम जब कम थे तब जनता को फायदा नहीं पहुंचाया, उन्हें जमकर लूटा। जब क्राइसिस आई तो चुनाव में जुट गए और चुनाव बाद सैक्रिफाइस का उपदेश दिया। आप याद कीजिए जब नरेंद्र मोदी ने कहा था कि पेट्रोल और डीजल की कीमत, पेट्रोल और डीजल की खपत कम कीजिए, ये सैक्रिफाइस की बात कर रहे हैं यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे। फिर 8 दिनों में 3 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए गए। हमें बताया गया कि विदेशों के मुकाबले भारत में दाम सबसे कम है। वेस्ट एशिया में जंग शुरू होने के बाद जब मोदी जी हम भारतीयों को सब ठीक है कि घुट्टी पिला रहे थे, यानी सब चंगा सी, तब बाकी देश अपनी अपनी जनता को राहत पहुंचा रहे थे। कौन कौन से देश, ये यहां पर पूरी लिस्ट दे रहे हैं, 5 देशों की लिस्ट। पहला नाम इटली का, चूंकि अभी नरेंद्र मोदी जी मेलोडी चॉकलेट खिला के आए हैं इटली की प्रधानमंत्री को, तो कह रहे हैं इटली ने ईंधन पर एक्साइज कटौती की जिससे उनकी जनता को राहत मिली। दूसरा देश है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने एक्साइज ड्यूटी में कटौती की जिससे नागरिकों के लिए पेट्रोल की कीमत लगभग 17 रुपए प्रति लीटर कम हो गई। इसके बाद तीसरा देश है जर्मनी। जर्मनी ने तेल पर टैक्स कम किया जिससे ईंधन की कीमतें 17 से 19 रुपए प्रति लीटर कम हो गई। चौथा देश है यूके, यूनाइटेड किंगडम। यूके ने घरों को 100 पाउंड की ऑयल सहायता दी। 100 पाउंड की ऑयल, वहां की करेंसी पाउंड है इसलिए पाउंड में इन्होंने लिखा है। 100 पाउंड की ऑयल सहायता दी और ईंधन तथा बिजली पर टैक्स कम किए। आयरलैंड आइए, आयरलैंड के 250 यूरो, चूंकि यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है इसलिए 250 यूरो मिलियन के राहत पैकेज, 250 मिलियन यूरो, माफी चाहूंगा, 250 मिलियन यूरो के राहत पैकेज से पेट्रोल की कीमतें लगभग 0.15 यूरो प्रति लीटर और डीजल की कीमतें 0.220, यहां पर 20 पैसे जैसे अपने यहां होता वैसे लीटर प्रति लीटर कम हो गई। यहां कह रहे हैं नरेंद्र मोदी जी बताइए इस लूट की किश्त किस को जा रही है? आप इतने कॉम्प्रोमाइज्ड क्यों हैं? इस सरकार में लीडरशिप क्राइसिस असली है। 140 करोड़ भारतीय अब ये समझ गए हैं कि तो देश में लीडरशिप क्राइसिस है, ये बात यहां पर कही जा रही है, ये समझ गए हैं। 140 करोड़ भारतीय अब समझ गए हैं
कि देश में लीडरशिप क्राइसिस है। ये बड़ी बात यहां पर कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। ये बात कांग्रेस के दो बड़े नेताओं ने खुलकर कह दी है। और पहली बात जो है वो अभी आपके सामने रख चुका हूं, राहुल गांधी की। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि देश की सियासत की जो धुरी है वही बदलने जा रही है। और दूसरी बात यहां पर कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। तो क्या इसका मतलब अब बीजेपी का सबसे बड़ा हथियार यानी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति ही उसके हाथ से निकलने वाली है? इसके बाद क्या मोदी के लिए सत्ता बचाना आसान हो पाएगा? एक बड़ा सवाल ही है। वैसे आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सरकार को बचाने के लिए उसे करीब 3.25 लाख करोड़ रुपए का डिविडेंड ट्रांसफर किया है। 3.25 लाख करोड़ रुपए का डिविडेंड ट्रांसफर किया है सरकार को, और वो भी इस साल की शुरुआत है। साल मतलब फाइनेंशियल ईयर, उसकी शुरुआत है। और कल खबर आई कि रिजर्व बैंक ने मोदी सरकार को रिकॉर्ड 2,86,000 करोड़ रुपए का भारी भरकम डिविडेंड ट्रांसफर किया। यह रिकॉर्ड सरप्लस ट्रांसफर वित्त वर्ष 2026-27 की शुरुआत में सरकार के वित्त को सहारा देगा, क्योंकि सरकार वैश्विक ऊर्जा की बढ़ती कीमतों की चुनौती से निपटने की तैयारी कर रही है। यह डिविडेंड ट्रांसफर एक नया रिकॉर्ड है। अब सवाल यह है कि आरबीआई ने जिस तरह मोदी सरकार को सहारा दिया है, क्या सरकार उसमें जनता को कुछ राहत देगी या फिर अपने दोस्त उद्योगपतियों की जेब ही भरती रहेगी? यह बड़ा सवाल है। इसी मई में पिछले 8 दिनों के भीतर 3 बार पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी। तो कांग्रेस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार को घेर लिया है। और इससे पहले आपने ये ट्वीट भी देख लिया मल्लिकार्जुन खड़गे का। इधर पेपर लीक पर भी सरकार घिर चुकी है। आज सीकर से एक और छात्र ने जान दे दी अपनी। ये खबर आई तो राहुल गांधी ने बाकायदा उसके परिवार वालों से बात की और इंसाफ की लड़ाई में साथ खड़े होने का वादा किया। राहुल गांधी के साथ अब समूची कांग्रेस सरकार जो है, कांग्रेस पार्टी, सरकार ने कांग्रेस पार्टी सड़क पर उतर रही है। और खासकर युवा विंग तो कांग्रेस का वो उतर ही रहा है। नीट पेपर लीक और महंगाई, इन दो मुद्दों पर बार बार कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है सड़कों पर उतर के। और जिस तरह लोग उन प्रदर्शनों का हिस्सा बन रहे हैं, उसकी खबर दबाना अब ज्यादा दिनों तक संभव नहीं होगा। राहुल गांधी की बात सच होती अभी से दिखाई दे रही है। आपको बता दूं कि आज की बैठक में यह तय हुआ है, जो बैठक अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की बैठक हुई है, ये जो बैठक आप देख रहे हैं, इस बैठक में यह तय हुआ है कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की काट के लिए अल्पसंख्यक कांग्रेस आने वाले दिनों में साझी शहादत साझी विरासत के नाम से देशव्यापी अभियान चलाने जा रही है। साझी शहादत साझी विरासत, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ ये काम करने जा रही है, अभियान चलाएगी पूरे देश भर में। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी ने पार्टी के नेताओं को निर्देश दिया है कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ होने वाली घटनाओं पर निडर होकर आवाज उठाएं। यहां डरने की जरूरत नहीं है। यानी एक तरफ बीजेपी के हिंदू मुसलमान की काट कांग्रेस ने तैयार कर ली है और दूसरी तरफ महंगाई, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर भी बीजेपी को घेर लिया है। तो क्या मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के बीच में ही होने जा रहा है बड़ा सियासी बदलाव, जैसा राहुल गांधी कह रहे हैं? तो क्या देश में आने वाले समय में अहम सियासी बदलाव की तरफ इस देश को जाते हुए देखेंगे? क्या होने जा रहा है? दो बातें यहां मूल रूप से राहुल गांधी कह रहे हैं। पहली बात, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति अब खत्म होने जा रही है, यानी हिंदू मुसलमान की राजनीति अब खत्म होने जा रही है। और उसका एक सबसे बड़ा उदाहरण, बंगाल चुनाव भले बीजेपी जीत गई हो, लेकिन उसके बाद आ रहा है जिसमें गाय पर सियासत जो है वो उस पर मुंह की खानी पड़ रही है मोदी सरकार को, या वहां पर बीजेपी की सरकार को, शुभेंदु सरकार को। लेकिन दूसरी तरफ इसकी काट के लिए जो खाई गैप जो बढ़ता जा रहा है अमीर और गरीबों के बीच, अमीरी और गरीबी के बीच जो गैप बढ़ता जा रहा है, उस गैप से आने वाले समय में गरीब जो हैं वो क्या सरकार को दौड़ाएंगे सड़कों पे? सरकार को क्या गरीब दौड़ाएंगे सड़कों पे? और इन सब के बीच तीसरा सबसे महत्वपूर्ण, कॉकरोच अभी बाहर निकला भी नहीं है कि सरकार डर गई। कॉकरोच को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी का खूब जिक्र सुन रहे हैं आप। कॉकरोच जनता पार्टी ट्विटर हैंडल और इंस्टाग्राम हैंडल, उसके अलावा वेबसाइट्स सारे बंद कर दिए गए, सब कुछ। और इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? देखिए, पूरे देश में कुछ भी हो, युवा जो हैं इस नाम से यूनाइट हो गए। ये क्यों हुए? मैं बार बार कह रहा हूं, हमारी टीम पूरी बार बार कह रही है कि ये कौन है, क्या है, इससे मायने ये बाद में हम परख लेंगे। हमने अन्ना हजारे को भी परख लिया था
और अन्ना हजारे का तो खैर मामला ही दूसरा था, हम पहले दिन से सपोर्ट नहीं कर रहे थे। आज भी न्यूज मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, हमारी टीम के लिए, डीबी लाइव के लिए इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए किसी का साथ देना, किसी का साथ नहीं देना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर ये न्यूज है और इसमें युवा एकजुट हुए हैं तो ये खबर आप तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य है, और वही करने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर कॉकरोच जनता पार्टी जो है उस पर सरकार इतनी चिंतित हुई कि उसके ट्विटर हैंडल को विदहेल्ड कर दिया, उसके इंस्टाग्राम हैक हो गया, किसने हैक करवाया पता नहीं, उसके वेबसाइट्स जो हैं उसको बंद करवा दिया गया। ये सारी चीज़ें हो रही हैं, आखिर क्यों? क्या सचमुच डर गई है मोदी सरकार? और इन सब के बीच राहुल गांधी की जो बात है कि एक बड़ा सियासी बदलाव हम देखने जा रहे हैं आने वाले दिनों में, वो बात कहां तक जा रही है, कितनी दूर तक जा रही है? चलिए इन सब से थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे पर्दे उधेड़ने की कोशिश करते हैं, पर्दा उठाने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं इस चर्चा में, उनके साथ देखिए इस वक्त 4 वरिष्ठ साथी हमारे साथ हैं। अंशु नथानी जी हमारे साथ हैं। अंशु जी आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। हमारे साथ प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हैं। स्वामी जी आपका स्वागत है। हमारे साथ प्रशांत टंडन जी हैं। प्रशांत जी आपका स्वागत है। और हमारे साथ हैं जुड़े हुए अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी आपका भी स्वागत है। स्वागत है इस्तेकबाल अब तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में उनका भी स्वागत करता हूं। स्वामी जी सबसे पहले आपके पास बहुत कुछ देश में हम देख रहे हैं, आपके ऊपर यह तस्वीर दिखाई दे रही है कुछ युवाओं की, कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर लेकर ये अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये ऐसी तस्वीरें देश भर में आ रही हैं। मैं इस पे नहीं आना चाहता हूं, इस पे आएंगे हम लोग, ये एक चर्चा का विषय है और ये हम अपने चर्चा में रख भी रहे हैं, बात कर भी रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच राहुल गांधी का ये बयान कितना मायने रखता है आज की तारीख में, या सिर्फ इसे बयान माना जाए कि हिंदू मुसलमान की सियासत से बाहर निकलकर इस देश में एक बड़ा बदलाव आने जा रहा है, वो बदलाव होगा अमीरी और गरीबी की सियासत का। इसको कैसे देखा जाए? जी अपनी जवानी में हम लोगों ने यही नारा सुना था, जब डॉक्टर लोहिया का जमाना था, आचार्य नरेंद्र देव का जमाना था। उस समय कहा जाता था कि हमारे समाज में केवल 2 जातियां हैं और 2 धर्म हैं, एक अमीरों का और एक गरीबों का। पहले आपके कार्यक्रम में मैं बता चुका हूं, पंडित दीनदयाल आरएसएस के आइडियोलॉग थे। उन्होंने कहा था सरकार का मात्र काम होता है अमीरों के हाथ से गरीबों के शोषण को बचाना। देखिए वास्तविकता ये है, अब अगर सामाजिक परिस्थिति में भी देखें, अगर एक दलित के पास या ओबीसी के पास बहुत पैसा है, बहुत अमीर है, तो आप देखेंगे बिल्कुल नेचुरल है, नॉर्मल है कि उसके यहाँ सवर्ण भी हाथ जोड़े खड़े होंगे, उसको पानी पिलाते मिलेगी। तो ये वास्तविकता में जाति और धर्म इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है कि किसके पास ताकत है। ये दूसरी बात है कि सवर्णों के पास जमीन है, सवर्णों के पास ताकत है, पैसा है, एडमिनिस्ट्रेशन है और सरकार में उच्च पदस्थ उनके लोग हैं। इसीलिए रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड किया गया कि रिजर्वेशन मिले और सब वर्ग ऊपर उठे और एक साथ उठे और सबका एक प्रकार से विकास हो। देखिए हमारे देश के अंदर ये तो कहा जाता है कि हमारी पर कैपिटा इनकम की बात ही नहीं की जाती, हम जीडीपी की बात करते हैं, हम कहते हैं 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गए, वास्तविकता में हम 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। अगर आप पर कैपिटा इनकम की राजीव जी बात करें तो आप ये सोचिए, अगर अमेरिका के अंदर, यूरोप के अंदर दाम बढ़ा भी दिए गए ऑयल के, उससे बहुत ज्यादा वहां के जनजीवन में अंतर इसलिए नहीं पड़ता, वहां के लोगों पे इसलिए अंतर नहीं पड़ता क्योंकि उनके पर कैपिटा इनकम हमसे 10 गुने ज्यादा है। उनका जो पावर का कंजम्पशन है राजीव जी, अगर तुलना कर लें, एक अमेरिकन एवरेज जो पावर का कंजम्पशन करता है, जो हिंदुस्तानी पावर का कंजम्पशन करता है, या तेल का कंजम्पशन करता है, खाने के तेल का कंजम्पशन करता है, या दूध का कंजम्पशन करता है, हमसे 50 गुना ज्यादा वो लोग उपभोग करते हैं, बिकॉज दे कैन अफोर्ड इट। और उनके अगर इनकम का, महीने की इनकम का ये खर्चा निकाला जाए, ये पैसा वो खर्च करते हैं, तो हार्डली 3-4% करते हैं, और हमारे यहाँ ये 20% करते हैं। भाई गिग वर्कर की अगर आप देखें, ओला उबर वालों की देखें, टेम्पो वालों की देखें, ट्रक ड्राइवर्स की देखें, सबको देखें, तो उनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज ए मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ देयर कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन। तो यहाँ पे जो ये बढ़ोतरी हो रही है, इसको यूरोप और अमेरिका के, वेस्टर्न वर्ल्ड के जो है उससे कंपेयर ही नहीं किया जा सकता। तो आज के तारीख में देखिए सीधी सी बात है, अमीरों को कोई परेशानी नहीं है, सरकारी एम्प्लॉइज को कोई परेशानी नहीं है, एमएलए एमपी को कोई परेशानी नहीं है। एमएलए एमपी को क्या है, अगर 4 बार इलेक्शन जीत गए 4 लाख रुपए में महीने पेंशन मिल जाएगी। अगर वो सरकार में, अगर एमएलए आज की तारीख में है
तनख्वाह भी मिलेगी, एयर ट्रैवल भी मिलेगा, एस्कॉर्ट भी मिलेगा, दुनिया भर की फैसिलिटी भी मिलेंगी, बिजली पानी भी मिलेगा। तो ये दो वर्ग हैं, यही दो समाज के वर्ग हैं। अब तो देखिए अच्छी शुरुआत हुई है, कई जगह से आपको सूचना मिल रही है, जैसे आपने कॉकरोच जनता पार्टी की बात करी, कई जगह से आपको सूचना मिल रही है कि एक वीआईपी कॉन्वॉय जाना था, सड़क पे दोनों तरफ से लोगों को रोक दिया गया, हजारों कार वाले मोटरसाइकिल वालों को रोक दिया गया और वहां पे लोगों ने ऐसा किया, इतनी ज्यादा हॉन्किंग की, इतनी ज्यादा हॉन्किंग की, इतने ज्यादा हॉर्न बजाए कि वहां पे सारा जो उनका बैरिकेड था वो टूट गया। देखिए ये जो अमीर गरीब के बीच, आज के तारीख में अमीरों को कोई परेशानी नहीं, और बल्कि मैं कॉकरोच जनता पार्टी को मैंने ज्वाइन कर लिया, तो मैं तो अगर कोई उनका संस्थापक है, कोई नेता, वरना मैं किसी को नेता वेता नहीं मानता, मैं तो अपने देश के जनजी के साथ हूं, अपने देश के बच्चों के साथ हूं, अपने देश की बच्चों की व्यथा के साथ हूं, और इसलिए मैं इनके साथ जुड़ा हुआ है। हमारे देश के जो बच्चे हैं जिनको नौकरी नहीं मिल रही, जो आत्महत्या कर रहे हैं, जिनको परेशानी हो रही है, उनके लिए मैं इनसे कहता हूं कि आप ये भी एक नया अपने उसमें डलवाएं मैनिफेस्टो में कि जो एमएलए एमपीज हैं रिटायरमेंट के बाद इनको एक रुपया नहीं मिलेगा, इनकी तनख्वाह नहीं बढ़ेगी जब तक कि मेरे देश के गरीब युवा बच्चे के पेपर लीक होने बंद नहीं हो जाएंगे, और सब बच्चे को कम से कम 15-20 हजार रुपए की नौकरी नहीं मिलेगी। 25,000 20,000 रुपए से कम किसी श्रमिक को नहीं मिलना चाहिए। और ये गरीब अमीर की, और जो 14 लाख करोड़ रुपए अपने बड़े बड़े पूंजीपतियों के भाग किए हैं, हलक से उनके गले से निकालिए। वो जो वहां पे एक सेठ है जिनको फ्रॉड कंपनी घोषित कर दिया गया है, 6 मंजिले मकान में रहते हैं, 20 कारों की उनकी वहां पार्किंग है, मकान को सीज कीजिए, पर्सनल गारंटी को इन्वोक कीजिए, और वो देश में हमारे गरीब लोगों को, ये जो वर्ग है, ये जो दो वर्ग हैं जो राहुल गांधी ने कहा, मैं इंतजार कर रहा था कि किसी दिन वो कहेंगे। वास्तविकता में लड़ाई हिंदू मुसलमान की इन लोगों ने इसीलिए उलझाई है क्योंकि ये डरते हैं, ये समझते हैं। नेपाल के अंदर जो हुआ था इसीलिए हुआ था, वहां के जनजी ने देखा कि ये अमीर लोगों के बच्चे, इनको बड़े बड़े पद मिल जाते हैं, आईसीसी के चेयरमैन बन जाते हैं, विदेश में जाके पढ़ते हैं, यहाँ गरीबों को उपदेश देते हैं, उनको देशभक्ति सिखाते हैं। इसलिए गरीबों को अपने हकों के प्रति सचेत हो जाना चाहिए, अपने अधिकार मांगने चाहिए। हम अपने देश के युवा जनता और जो बेरोजगार लोग हैं, मैं भी बेरोजगार हूं, बेरोजगार लोगों को संगठित होकर अपने लिए संघर्ष करना चाहिए। और ये जो पूरा एक अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो रहा है, इसके खिलाफ संघर्ष होना चाहिए। धर्म और जाति का प्रश्न नहीं है, केवल दो जातियां समाज के अंदर हैं, एक अमीरों की और गरीबों की, और अमीरों को कोई अधिकार नहीं है कि वो इस तरह से चार्टर्ड प्लेन लेके कलकत्ता से दिल्ली फ्लाई कर रहे आए मोदी जी से मिलने के लिए, और हम लोगों से कहा जाए कि आप साइकिल पे चलें। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही है। जरा प्रशांत जी, ये राहुल गांधी का ये बयान कितना मायने रखता है, कैसे देखते हैं आप? जी देखिए, अमीर गरीब की ही असली बात है, और यही भारत का संविधान भी कहता है। और अभी देखिए हो क्या रहा है कि हिंदू मुसलमान को उलझाया जाता है, और कांग्रेस का माइनॉरिटी सेल काम कर रहा है। इस देश में बीजेपी और आरएसएस के अलावा सबसे ज़्यादा जो हिंदू मुसलमान करता है वो कौन है? वो एक गोदी मीडिया है। जब हम लोग पेट्रोल की कीमत पे चर्चा कर रहे हैं, जब हम लोग रोजगार पे चर्चा करते हैं, जब हम लोग मनरेगा पे चर्चा करते हैं, किसानों की हालत पे चर्चा करते हैं, तब वहाँ हिंदू मुसलमान चल रहा होता है। अभी मैं देखता नहीं हूँ, लेकिन मैं बता सकता हूँ कि इस वक्त वहाँ पे हिंदू मुसलमान चल रहा होगा, क्योंकि बकरीद आने वाली है। तो ये सबसे बड़ा जो खतरा है देश को, ये इस मीडिया से है। एक बात। दूसरी बात की जो पेट्रोल की और डीजल की कीमत बढ़ाएगी, सीएनजी की कीमत बढ़ाएगी। आप सोचिए कि वो ऑटो वाला अगर अपने दाम बढ़ा देगा तो उसको सवारी नहीं मिलेगी। डायरेक्ट सीधे सबके घरों में, सबकी जेबों में, सब आज वो घर में फल लाएगा कि नहीं, सब्जी लाएगा नहीं, इस पे डिपेंड करता है कि ऑयल के दाम जो है वो कैसे घरेलू बजट को प्रभावित कर रहे हैं। 8 दिन के अंदर आपने 5 रुपये बढ़ा दिए। क्यों 5 रुपये बढ़ाए आपने 8 दिन के अंदर? क्यों इकट्ठा 5 रुपये बढ़ाएंगे तो लोग शोर मचाएंगे। आप जनता को बेवकूफ़ समझ रहे हैं, आप जनता को मूर्ख समझ रहे हैं। आप मेंढक उबाल रहे हैं कि उसको धीमे धीमे उबाल रहे हैं, नहीं तो कूद जाएगा, वो शोर करेगा। तो ये जो सबसे बड़ा जो चालाकी है, और वो चालाकी कहाँ जा रही है? पिछले 10 साल में मोदी सरकार ने 65 लाख करोड़ रुपए कमाया है ऑयल से।
जनता को कितना दिया? ये बड़े सरकार कह सकती है कि उससे एयरपोर्ट बनाए, फ्लाईओवर बनाए, तो एयरपोर्ट बनाने के बाद जनता के पैसे देते किसको आप? अडानी को। तो इस पूरा जो पब्लिक मनी है उसके खजाने आपने अपने उद्योगपतियों के लिए छोड़े हुए हैं। और उसके बाद आप योजनाओं पे आप अगर काम कर रहे होते तो भारत का 144वां नंबर नहीं होता पर कैपिटा जीडीपी में। भारत की पर कैपिटा इनकम दुनिया में न्यूनतम है, न्यूनतम, सबसे गरीब देशों के बराबर है हमारा देश। तो पर कैपिटा इनकम हमारी नहीं बढ़ रही। आप जीडीपी के आंकड़े आधे अधूरे देते हैं। विदेशी निवेश बाहर जा रहा है, जीरो ग्रोथ है, जीरो। इस साल जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो बाहर जा रहा है। आपके देश के उद्योगपति अमेरिका में रिफाइनरी लगा रहे हैं, मुकेश अंबानी, भारत में नहीं लगा रहे वो। तो स्थिति बहुत खराब है और आप जनता को बेवकूफ समझ रहे हैं। बट आप हम जानते हैं, कल भी परसों भी हम लोगों ने इस बात को कहा यहाँ पे कि ट्रांसपोर्टर्स ने जितना डीजल बढ़ेगा उतना वो अपना पेट बढ़ाएंगे जी। ट्रांसपोर्टर बढ़ाएगा, ट्रक का भाड़ा बढ़ेगा तो दूध, फल, सब्जी, अनाज सब कुछ महंगा होगा। इन्फ्लेशन लाएगा। 100 रुपए से ऊपर पेट्रोल दिल्ली में पहुंच गया और राज्यों में और ज्यादा। और अब जरा देखिए कि सरकार कमाती क्या। जो मोटरसाइकिल पे और कार में पेट्रोल भराते हैं, जरा उनको समझना चाहिए कि सरकार 100 रुपए का पेट्रोल अगर आप भरा रहे हैं तो सरकार उसमें 38 रुपया टैक्स ले रही है। 19 रुपया तो केंद्र सरकार ले रही है, फिर राज्य सरकार है। कोई 3-3.5% जो है वो कमीशन है डीलर का। और इन सब के बाद भी जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं वो अपने प्रॉफिट का 35-40% सरकार को देती हैं। तो आप दोनों हाथ से समेट रहे हो और जनता को 1 रुपया नहीं दे रहे हो। पेट्रोल के, क्रूड ऑयल के दाम रोज घट से बढ़ते हैं, कभी 100 जाता है, कभी 90 जाता है। मोदी सरकार के लगभग पूरे कार्यकाल में दुनिया में क्रूड ऑयल बहुत न्यूनतम स्तर पर रहा। 1 रुपया भी आपने नहीं दिया जनता को, और आप रोज अब दाम बढ़ा रहे हैं। आज 87 पैसे बढ़ा दिए, पहले 90 पैसे बढ़ाए थे, फिर 3 रुपये बढ़ाए थे, तो लगभग 5 रुपये आपने 8 दिन में बढ़ा दिए। इकट्ठा नहीं बढ़ा और आगे भी बढ़ेगा। जो अनुमान है वो 15-20 रुपए का अनुमान है। तो जनता को तैयार होना चाहिए, लेकिन जनता को देखना चाहिए कि ये पैसा कहाँ जा रहा है, क्या वाकई उनके काम में लग रहा है। अगर जनता का पैसा काम में लग रहा है तो अस्पतालों की हालत इतनी खराब क्यों है? फिर सरकारी स्कूलों की स्थिति क्यों खराब है? फिर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का बजट क्यों काटा जाता है? फिर तमाम चीज़ें क्यों ऐसी होती है कि जिसमें सरकारी सुविधाएं जो है कम हो रही हैं? तो ये सबसे बड़ा ट्रैप ये है कि जनता से पैसा कमाओ और जब इलेक्शन आने वाला हो तब 10-10 हज़ार रुपये ट्रांसफर करके वोट आप खींच लो। तो चुनाव लड़ने के लिए आप पैसा इकट्ठा करते हो, जनता के पैसे से जनता को बेवकूफ़ बना रहे हो। ये चालाकी जनता आप समझ रही है और ये चलेगी नहीं। आप जनता को भाषण दे रहे हो कि आप पेट्रोल मत खर्च करो, वर्क फ्रॉम होम करो, सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ। ये बंगाल के नए नवेले मुख्यमंत्री प्राइवेट जेट से आए हैं दिल्ली, पेट्रोल बचाने के लिए प्राइवेट जेट से आए। 80 कारों का, 70 कारों के काफिलों के रोज आपको वीडियो देखने को मिल रहे हैं। मंत्रियों के रोड शो चल रहे हैं। तो जनता तो पैसा बचाए, पेट्रोल बचाए, और आप कॉन्वॉय चलाएंगे 80 गाड़ियों के, वो ट्रैफिक रोक कर। अभी स्वामी जी बता रहे बिहार की घटना है कि लोगों ने विद्रोह किया जी। तो अब ये स्थिति आ गई है। तो जनता को अब समझना चाहिए कि ये पैसा जा कहाँ रहा है। जनता का पैसा जा कहाँ रहा है। और जनता अगर सवाल पूछे तो आप जनता को कह देंगे कि आप कॉकरोच हैं, आप देशद्रोही हैं। तो ये स्थिति बहुत दिन चलने वाली नहीं है और ये इस देश में व्यापक बहस होनी चाहिए। और बाकी कॉकरोच जनता पार्टी
के और जो हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स है सेकेंड राउंड में बात आउट कर। जी जी। लेकिन जरा प्रशांत जी ये बताइए कि ये विपक्ष और खासकर राहुल गांधी और जो अल्पसंख्यक विभाग की जो बैठक आज हुई है, उस बैठक के क्या मायने हैं और इस बयान के क्या मायने हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अभी तक क्या हो रहा था पिछले, मतलब राहुल गांधी तो बहुत समय से इस बात को कह रहे हैं, लेकिन विपक्षी पार्टियों में वो क्या रहा था कि हिंदू मुसलमान के मामले पे आप सीधे नहीं बोलते थे। आप अल्पसंख्यक कह रहे हैं, आप एक समुदाय कह रहे हैं, और आप बच के निकलने की कोशिश कई लोग करते थे। मुसलमानों की लिंचिंग होती रही, ये सब होता रहा। राहुल गांधी बोलते थे, राहुल गांधी ने कई भाषणों में जिक्र किया, पार्लियामेंट में जिक्र किया, लिंचिंग के बारे में जिक्र किया, लेकिन बहुत सारे विपक्षी नेता इससे बच के निकलते, क्योंकि उनको लगता है कि बीजेपी ध्रुवीकरण करेगी, उनका एक बयान निकाल के वायरल कर देगी और हिंदू जो है उसको जो है एकजुट हो जाएगा। इस डर से निकलना बहुत ज़रूरी है। और भारत की जनता, देखिए हम भी शहरों में निकलते हैं, देश भर में घूमते हैं, भारत की जनता स्वभावतः सांप्रदायिक नहीं है। और बंगाल से एक मिसाल अभी आ रही है ताजी, कि मुसलमान कह रहे हैं कि जी हम गाय नहीं काटेंगे, और मुसलमान ने बता दिया कि अब तक गाय कटवा कौन रहा था और गाय कटने का पैसा कौन ले रहा था, ये भी मुसलमान ने बता दिया बंगाल के। तो अब वक्त आ गया है कि इस जो ये समस्या है, इसको जिसको कहते हैं कि बाय टेकिंग द बुल्स बाय हॉर्न, कि आमने सामने आप आके लड़ें और इस पर डिफेंसिव करें। आप मोदी जाते हैं और हाथ फैला के शेखों से मिलते हैं, और यहाँ आप कहते हैं कपड़ों से पहचान लो। पैसे वाला मुसलमान होगा तो आप हाथ फैला के मिलेंगे, ऐसे मिल रहे हैं शेख से जाके मोदी जी जैसे बचपन का कोई बिछड़ा हुआ दोस्त मिल रहा है। और यहाँ आप कह रहे हैं कि आपकी भैंस चुरा के जो है मुसलमानों को दे देंगे और कपड़ों से पहचान लो, मंगलसूत्र चोरी कर लेंगे। यहाँ आप कुछ और बात करते हैं। तो अब ज़रूरत आ गई इनको आईना दिखाया जाए और इस पॉलिटिक्स को ख़त्म किया जाए इसमें, क्योंकि देश का नुकसान बहुत हो रहा है, बेकसूर लोगों की जानें जाती हैं, इसका असर सुप्रीम कोर्ट तक जाता है, अदालतों तक जाता है, कि अदालत भी अब जो है वो देखा जाता है कि जो मुसलमान एक्यूज है उसको जमानत नहीं मिलती बरसों बरसों। और कोई अर्नब गोस्वामी होता है तो रात के 8 बजे कोर्ट बैठती है, उनका पर्सनल लिबर्टी जो है वो एड्रेस की जाती है। अच्छी बात है, लेकिन सबके लिए होना चाहिए ना। तो ये वक्त आ गया कि अब इस देश की पॉलिटिक्स को बदला जाए, और इसमें युवाओं का बड़ा रोल है। युवा जो आ रहा है जल्दी, ये कॉकरोच मूवमेंट शुरू हुआ था उसके पहले से हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि जो युवा आ रहा है ये नई वैल्यूज़ के साथ आ रहा है, और ये इस राजनीति को ठीक करेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। इस राजनीति को देखें, राजनीति की दिशा क्या है, किस दिशा में, किस डायरेक्शन में देश की सियासत जा रही है। एक तरफ राज्य दर राज्य जीतने की ललक नरेंद्र मोदी की वो साफ दिखाई देती है। चुनाव से पहले भी भारत की हालत अच्छी नहीं थी, लेकिन उसके भारत की आर्थिक हालत, और उसमें इसलिए क्योंकि ईरान के साथ जंग की शुरुआत हो चुकी थी। 28 फरवरी को ईरान पर अमेरिका ने और इजराइल ने मिलकर हमला किया था, ये आप सब जानते हैं। 3 मार्च को, 28 फरवरी की बात है, 3 मार्च को या 2 मार्च को राहुल गांधी ने कहा कि देश में आर्थिक तूफान आने वाला है। नरेंद्र मोदी और उनके पार्टी के और उनकी सरकार के तमाम वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ अधिकारी कहने लगे कि सब कुछ ठीक है, हमारे पास तेल की किल्लत नहीं है, कुछ भी नहीं, ऐसी कोई डराने वाली बात नहीं है, डरने वाली बात नहीं है। विपक्ष डरा रहा है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, जैसे चुनाव बीतता है वही बात दोहराते हुए नरेंद्र मोदी नज़र आते हैं। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि तेल की किल्लत है, पेट्रोल डीजल की किल्लत है, आप खपत कम कीजिए और कार पुल करके चाहिए। बहुत सारी बातें उन्होंने कही हैं, दोहरा नहीं सकता। वो सब सोना चांदी कम खरीदिए, फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल मत कीजिए, विदेश की यात्रा मत कीजिए, ये सारी बातें उन्होंने कही हैं। आखिर क्यों कही? ये बात तो राहुल गांधी ने पहले कह दी थी। उस समय आखिर इस बात को हाथों हाथ क्यों नहीं लिया गया, और चुनाव होने के बाद क्यों लिया जा रहा है? क्योंकि चुनाव पहली प्राथमिकता थी। देश जाए, डूब जाए देश, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में देखा जाएगा। लेकिन उसके बाद अब क्या स्थिति है?
अब जो अभी प्रशांत जी कह रहे हैं, अंशु जी आपके पास आना चाहता हूं। प्रशांत जी जो बात कह रहे हैं, ऐसी तस्वीरें, और स्वामी जी ने भी बताई, ये तस्वीरें ऐसी बिहार से और अलग अलग राज्यों से तस्वीरें आ रही हैं जहां कोई विजुअल बना रहा है, 80-80 गाड़ियों का काफिला मुख्यमंत्री मंत्रियों के आगे पीछे। आखिर इस काफिले का मतलब क्या है? और सही बात है, शुभेंदु अधिकारी चाहते तो नॉर्मल फ्लाइट से आ सकते थे, चार्टर फ्लाइट से आने का क्या मतलब? आप क्या बताना चाहते हैं? चार्टर की कीमत कितनी होती है, उसमें तेल की खपत, बाकी चीजें। आप नॉर्मल फ्लाइट से आएंगे, वो सुख सुविधाएं आपको नॉर्मल फ्लाइट में भी उपलब्ध हैं, लेकिन नहीं, इसका मतलब है कि हम चाहें जो भी करें, लेकिन हमने आपको जो कह दिया आप हमको फॉलो कीजिए। ये परिस्थितियां तब उत्पन्न होती हैं अंशु जी, जहां तक इतिहास के पन्नों को जितना हम लोगों ने, आपने, हमने, हम सब ने जितना पढ़ा है, ये परिस्थितियां तब उत्पन्न होती हैं जब जनता को, नागरिक को अपना, जो उन्होंने कहा था ना, परजीवी, यानी आप उसको अपने कंट्रोल के अंदर रखते हैं, तब ऐसा माना जाता है, ऐसी बातें होती हैं। यानी गुलाम जिसको कहते हैं, मैं ये शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा था, लेकिन करना पड़ रहा है थोड़ा और ओपन करने के लिए। अंग्रेजों ने भी तो वही काम किया था अंशु जी। तो क्या हम गुलामी के दौर में हैं? आजाद भारत के नागरिक आज गुलाम हैं? सवाल तो पैदा होता है। यह सवाल यहां बहुत क्लियर वे में बात होनी चाहिए कि क्या इस आजाद भारत के नागरिक गुलाम हैं? जैसी सरकार चाहेगी वैसे आप और हम करेंगे। सरकार कहेगी कि आप पेट्रोल डीजल की कीमत कम कीजिए, सरकार कहेगी कि आज 87 पैसे बढ़ाया, कल 91 पैसे बढ़ाया, परसों 3 रुपए बढ़ाया, अभी 3 बार बढ़ा चुके पेट्रोल डीजल की कीमत, सीएनजी की कीमत बढ़ा चुके, और कहेंगे कि नहीं जी आप गाड़ी से मत चलो। लेकिन इसके कारण हमारी रसोई, क्या रसोई की कीमत वही रहेगी? फल सब्जी दूध की कीमत जो प्रशांत जी बता रहे थे, क्या वही रहेगी? आग लग चुकी है। लेकिन बुझाने की जगह ये गुलामी के दौर, और ये आप मान के चल रहे हैं कि हम तो जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। तो फिर राहुल गांधी की बात और आज की मीटिंग का कितना यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाती है अंशु जी? जी राजीव जी, राहुल गांधी की केवल आज की ही मीटिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो काफी अरसे से कई बार खुलकर इन संकेतों को बता चुके हैं कि जो देश की अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरीके से डूब चुकी है। वो 2-3 महीने पहले ही बता चुके थे कि जिस तरीके से ये युद्ध चल रहा है और उसके जो रिपरकशंस होंगे, जो अर्थव्यवस्था चरमराएगी और जिस तरीके से तमाम चीजें होंगी, वो सारी चीजें हैं, आप इसके लिए तैयारी करो। लेकिन कोई तैयारी नहीं की गई। चुनावों में बेतहाशा पैसा झोंका जाता है, रैलीज में पैसा लगाया जाता है, और आप जनता से कहते हैं कि सोना मत खरीदिए, विदेश यात्रा मत कीजिए, तेल मत खाइए, मतलब सब कुछ आप जनता से कह रहे हैं। और आप जो करते हैं दबाव में, वो भी दिखावे में। जब जनता कहने लगती है कि कल ही मोदी जी ने कहा था कि तेल मत खाइए और पेट्रोल डीजल मत जलाइए और विदेश यात्रा मत कीजिए, और उसके बाद वो तुरंत इतनी बड़ी बड़ी काफिला लेकर गाड़ियों का चल पड़ते हैं, तो उसके बाद वो कैसे मैनेज करते हैं? अगले दिन वो 2 गाड़ी अपनी साथ लेकर के चलते हैं, और उसके बाद क्या होता है? ये सब सोशल मीडिया के मैनेज करने की बात होती है। तमाम गोदी मीडिया के पत्रकार ट्वीट करने लग जाते हैं, अरे नहीं नहीं, आपकी सुरक्षा तो सर्वोपरि है, आपको कुछ हो जाएगा तो देश को कौन देखेगा, आप ऐसा ना करें, आप जैसे रहते हैं वैसे ही सुरक्षा लेकर चलिए। तो ये सारी चीजें दिग्भ्रमित करने के लिए की जा रही हैं। सोशल मीडिया, गोदी मीडिया इसका बहुत बड़ा टूल है, जिसके जरिए पूरे देश को मानसिक रूप से गुलाम बनाया जा चुका है। अब देखिए ये तस्वीर देखिए, आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगी। ये तस्वीर देखिए, इस तस्वीर को कई बार हम लोगों ने देखी है। ये तस्वीर देखिए, क्या यही तस्वीर हमारे हिंदुस्तान में हमारे प्रधानमंत्री ये तस्वीर दे पाएंगे? क्या ऐसी तस्वीर हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री या उनकी पार्टी, जब आप कपड़ों से पहचानने की बात करते हैं, घुसपैठियों की बात करते हैं, कितने घुसपैठिए बिहार में मिल गए एसआईआर में, कितने घुसपैठिए पश्चिम बंगाल में मिल गए? खुले तौर पे बता दीजिए। अभी 27 लाख जो है ट्रिब्यूनल में जो मामला है, उसमें रोज खबरें आ रही हैं कि 4000 क्लियर, इतने हजार क्लियर। इसका मतलब क्या है? कि वो सही थे, वोट नहीं डाल पाए। ये तस्वीर देखिए। इसलिए क्योंकि एक जो अभी आप, चूंकि आप मीडिया का जिक्र कर रही हैं, इसलिए क्या ये मीडिया, गोदी मीडिया इन तस्वीरों पे बात करेगा?
नहीं कर रहा है। बिल्कुल, वो मीडिया इन तस्वीरों में बात नहीं कर रहा। केवल यही तस्वीर नहीं है कि जिस तरीके से मोदी जी अपने पूरे बाएं फैला के और डैने फैलाकर गले मिल रहे हैं, वो यहाँ भारत के जो मुस्लिम हैं उनके लिए तो कभी इतना प्यार उनका उमड़ता हुआ नजर नहीं आता। उन्हें तो कपड़े से पहचानने की बात कहते हैं। उनके ही जो मुख्यमंत्री हैं, चाहे वो शुभेंदु अधिकारी हैं, चाहे वो हिमंत बिस्वा शर्मा हैं, वो कहते हैं कि मुसलमानों को सताओ, उनकी तरफ बंदूक को तानते हैं। उधर शुभेंदु अधिकारी ने आते ही जितने मदरसे हैं उनकी सारी जो उनको मिलते हैं पैसे या मदद मिलती है उस पर रोक लगा दी है। और जो मुस्लिम ओबीसी है वहां पर 75 ऐसे समुदाय हैं मुस्लिम के जो ओबीसी के अंदर आते थे, उनके ओबीसी सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिए हैं, उनका सब चीज कैंसिल कर दिया है। तो आप नमाज भी नहीं पढ़ सकते हैं सड़कों पर। आपको जो है गोकशी को लेकर भी उन्होंने कहा है कि जिस तरह से अभी ईद आने वाली है तो आप यहाँ पर ये इनका अपना जो कुर्बानी देते हैं वो भी मत दीजिए। यानी कि यहाँ पर बिल्कुल दोहरा चरित्र है। यहाँ पर आप मुसलमानों को बिल्कुल दबाने में, कुचलने में लगे हुए हैं। आप तो सड़कों पर अपना डीजे भी बचाएंगे, कि कांवड़ यात्रा भी ले जाएंगे। अगर उस सड़क पर अगर वो नमाज पढ़ना चाहते हैं तो फिर क्या दिक्कत है? फिर आप कहां से बात करते हैं कि आप धर्म संप्रदायों को एक तरह से देखते हैं, एक नजर से देखते हैं? आपके शुभेंदु अधिकारी तो कह रहे हैं कि आपने मुसलमानों को वोट ही नहीं दिया तो मैं आपका कोई काम ही नहीं करूंगा। संवैधानिक पद पर होकर वो ऐसी गैर संवैधानिक बातें कर रहे हैं। उन्हें कौन रोकने जा रहा है? गुलामी तो हमारी हो गई है, हिटलरशाही हो चुकी है राजीव जी। गुलामी तो हम लोग लिखकर दे चुके हैं। और अब दुख की बात है कि देश विदेश में अब ऐसी चर्चा हो रही है। पहले भी हमारे बहुत से प्रधानमंत्री विदेश में जाते थे, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी की बात कर लूं, मनमोहन सिंह की बात कर लूं, पीवी नरसिम्हा राव की बात कर लूं, कभी भी देश के लोकतांत्रिक मूल्यों पर सवाल नहीं उठते थे। आज देश के डेमोक्रेटिक वैल्यूज पर, लोकतंत्र पर खतरे की, अल्पसंख्यकों पर खतरे की बात विदेशी मंचों से हो रही है। चाहे वो हेले लिंक बात करती हो, चाहे वो नीदरलैंड के प्रधानमंत्री बात करते हो, चाहे विभिन्न मंचों से ये बात उठ रही है। ये बहुत सोचने वाली बात है। हम हर बात को विदेशी षड्यंत्र या फिर विदेशी शक्तियों का हाथ कह के नहीं डाल सकते हैं। ये दोहरी नीति नहीं चलेगी। जब वो हमें अवार्ड देते हैं तो हम बहुत खुश होते हैं, लेकिन जब वो हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों पर सवाल उठाते हैं तो हम कहते हैं कि ये उनका षड्यंत्र है। वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री को आगे बढ़ता नहीं देखना चाहते और हम उनको अपनी 5000 साल पुरानी जो रवायत है उसका हवाला देते हैं, लेकिन उस महिला पत्रकार के सवालों का जवाब नहीं दे सकते हैं। क्या हो जाता कि अगर वो रुक कर केवल इतना ही कह देते कि बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, वहां आपको सवालों के जवाब मिल जाएंगे, या उनके किसी एक सवाल का जवाब भी दे देते तो क्या हो जाता? लेकिन ये ना करके उन्होंने पूरी दुनिया भर में हमारे लोकतंत्र का और लोकतांत्रिक अधिकारों का मजाक उड़ाया। उसके बाद पूरी दुनिया ये बात करने लग गई कि यही वजह है कि नॉर्वे प्रेस स्वतंत्रता को लेकर नंबर 1 पर है और हम 157वें स्थान पर है। ये साफ जाहिर करता है। सही बात है, जो प्रधानमंत्री 12 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकता तो उससे हम उम्मीद क्या कर सकते हैं? और ये हम गुलामी की तरफ जा रहे हैं। और ये बातें हैं कि अर्थव्यवस्था को लेकर जो राहुल गांधी की आपने बात उठाई कि एक हैव्स और हैव्स नॉट की इतनी बड़ी खाई जो खड़ी हो गई है, वो यही दिखा रही है कि आपका दम कि जब इतने ऊंचे आसन पर बैठकर आप बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच कहते हैं और आप उनके मर्म पे चोट पहुंचाते हैं। वो बेरोजगार तो बेचारा पहले ही परेशान है। वो गली में खड़ा होता है तो अड़ोसी पड़ोसी सब कहते हैं अरे ये बेरोजगार आ गया, इनके पास तो कोई काम धंधा नहीं है। उन्हें घर से, समाज से, हर जगह से ताने सुनने हैं। जेब में एक पैसा नहीं है, परीक्षाएं लीक हो रही है, वो आत्महत्या कर रहे हैं, अग्निवीर उनको बनाया जा रहा है जिसमें पता नहीं उन्हें 5-7 साल के बाद उनके जीवन का होगा क्या। परीक्षाएं लीक हो रही हैं, नौकरियां नहीं मिल रही हैं, कोई नौकरियां नहीं है, संविदाओं पर रखे जा रहे हैं और वो भी नौकरियां नहीं है। तो ये कॉकरोच पार्टी कोई षड्यंत्र नहीं है। इसे अब ये कहा जा रहा है, वही इनका गोदी मीडिया आ जाता है हर बात पे कि विरोध की कोई आवाज उठाए, कोई आपसे सवाल पूछने लगे तो आप उसे टूल किट बताने लग जाते हो। उसमें आपको विदेशी षड्यंत्र नजर आता है, उसमें आपको सोरोस नजर आता है, उसमें आपको तमाम तरह की चीजें नजर आती है। अरे भाई, आप तो हमारे जो एलओपी हैं राहुल गांधी, अगर वो संसद में सवाल पूछ लेते हैं, एक किताब का हवाला दे देते हैं तो आप तो उनको ही कह देते हैं कि ये विदेशी एजेंट है। हद आपकी हो गई है।
आप उनको आतंकवादी नंबर 1 बता देते हैं, लेकिन जब वो बयान देते हैं कि आरएसएस वालों को कि ये गद्दार है, ये तो आप तक उनको लिए सारा गोदी मीडिया कुछ कहने आ जाता है। लेकिन जब राहुल गांधी को आतंकवादी नंबर 1 और क्या क्या कहा जाता है, गालियां दी जाती है, तब आपकी जबान क्यों बंद हो जाती है? ये आपका दोहरा रवैया और दोहरा चरित्र क्यों है? आपका गोदी मीडिया तुरंत गुणगान करने पे आ जाता है। वो एक 28-30 साल की एक तो इतनी स्वतंत्रता है, वो केवल इतना कहती है कि कुछ सवालों के आप जवाब दीजिए, तो यहां पर तुरंत उसके बाद पूरा गोदी मीडिया सक्रिय हो जाता है और सामने आ जाते हैं कि ये षड्यंत्र हो रहा है और उसको षड्यंत्र के तरह प्लांट किया गया है उस पत्रकार को, सब उसके पत्रकार के पीछे पड़ जाते हैं। और बड़ी ही दुखद बात है कि एक बड़े सीनियर पत्रकार जो है वो बेचारे उस महिला, उस लड़की के कुछ निजी तस्वीरों को सामने रख के कहते हैं कि देखिए ये कैसी प्लांट की गई है, उसका एक तरीके से अपमान करने की कोशिश करते हैं। तो ये तो आप खुद बता देते हैं कि आप 157वें स्थान पर क्यों हैं, या आप खुद बता देते हैं कि आप कितने गोदी मीडिया हैं जी। आप पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और आज ही एक दैनिक जागरण के पत्रकार ने आत्महत्या की है, बड़ी दुखद स्थिति है। चूंकि हम सब लोग पत्रकार हैं, यहां हमारे पत्रकारों की हालत क्या कर दी गई है कि उनकी आवाज कोई नहीं उठाएगा। छटनी होने की वजह से उन्होंने आत्महत्या कर ली, दैनिक जागरण के एक पत्रकार ने। तो देश में तो ये हो रहा है, इसलिए ये गुस्सा आप लोगों का थमेगा नहीं। ये हैव्स और हैव्स नॉट की लड़ाई जो है वो सतह पर आ चुकी है। आप मलाई खाएंगे, आपके बच्चे विदेश में पढ़ेंगे, आप जो है वो बीसीसीआई चलाएंगे, आप सब कुछ करेंगे, और आम लोगों के बच्चे क्या करेंगे? उन्हें आप कॉकरोच कहेंगे। वो नीट परीक्षा पेपर लीक होगा, वो आत्महत्याएं करेंगे, उनको नौकरी नहीं मिलेगी, वो बेरोजगार होकर बैठे रहेंगे। और तेल की बात भी आप सुन लीजिए, बस समेटना चाहूंगी यहां पर पे कि आप कह रहे हैं आप तेल मत खर्चिए, ये मत कीजिए। ऐसे विकट स्थिति में भी जब तेल की बचत करनी चाहिए तो पिछले महीने 80,000 करोड़ का तेल निर्यात हुआ है। और वो कहां से हुआ है? जामनगर रिफाइनरी से। सिर्फ तेल नहीं, सारे पेट्रोलियम पदार्थ। तो यानी कि इस आपदा में भी अवसर खोजा जा रहा है कि आपके जो दोस्त हैं वो इसमें भी माल काट रहे हैं, वो उनकी जेबें भरी जा रही हैं, और ये सब क्या हो रहा है? जनता की कॉस्ट में। तो ये आपको निर्यात करने का अभी समय था, क्योंकि 80,000 करोड़ की जेब भरनी थी आपने। जब तेल, कच्चे तेल की कीमत कम थी तो आपने कभी हमारे नागरिकों को तो इसका फायदा दिया नहीं। आपने तो भी टैक्स लगा लगा के ज्यादा कीमत पर तेल बेचा, और अब आप कह रहे हैं कि कच्चा तेल महंगा हो गया। तो पूरी तरीके से, एक तरीके से जनता को लूटने, खसोटने और उसको खत्म कर देने पर ये सरकार लगी हुई है। और मानसिक तौर पर भी लोगों को गुलाम बना दिया गया है गोदी मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए। लेकिन ये बताऊं कि इस सोशल मीडिया के जरिए ही इन लोगों को अब अपना अंत भी देखना पड़ेगा। ये कॉकरोच पार्टी उसी का एक परिणाम है कि आप उससे इतना डर गए कि वो जो आज की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी से भी 3-4 गुना ज्यादा उसके मेंबर बढ़ गए। तो आप इतना डर गए कि जो पार्टी अभी कोई पार्टी भी नहीं है, सिर्फ एक ऐसे ही जन आंदोलन है, एक अभियान, एक मीम से शुरू हुई है, इतना डर गए कि उसके सारे आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद कर दिए। यानी जहां ये जो कोई भी विरोध की आवाज बुलंद करेगा सब षड्यंत्रकारी, एनएसए लगा दोगे सब पे, यूएपी लगा दोगे सब पे। तो यही चल रहा है, गुलाम तो बना ही दिया गया है। राजीव जी 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 बिल्कुल 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 आप सही कह रही हैं, गुलाम तो बना ही लिया गया है। रामलेंदु जी कैसे देखते हैं आप, और क्या जो बातें कांग्रेस से आ रही हैं, राहुल गांधी जो बात बोल रहे हैं, क्या इसको आगे एक आंदोलन में तब्दील होते हुए आप देखते हैं? राजीव जी बिल्कुल, राहुल गांधी जो बातें कह रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं और आंदोलन में तब्दील होना भी चाहिए। क्योंकि राजीव जी बहुत हो गया हिंदू मुसलमान, और हिंदू मुसलमान से सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का ही पेट भरता है, किसी और का पेट तो भरता नहीं है। बाकी सबके पेट पे लात ही पड़ती है हिंदू मुसलमान से, कि चाहे जो है हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबके पेट पे लात पड़ती है। तो इससे बाहर तो निकलना पड़ेगा। लेकिन राहुल गांधी जो राजीव जी चेता रहे हैं, वो सिर्फ ये नहीं कह रहे कि हिंदू मुसलमान की राजनीति से बाहर निकलो। राहुल गांधी कह रहे हैं एक तरीके से कि ये हिंदू मुसलमान की राजनीति जो करते हैं ये फेल होंगे, और राजनीति अब अमीर और गरीब के बीच की लड़ाई है, उस पर आके टिकेगी। महत्वपूर्ण बात राजीव जी है, यानी जो हिंदू मुसलमान की बात करते हैं वो हिंदू मुसलमान की बात करने से चूकेंगे नहीं, वो करेंगे हिंदू मुसलमान की बात। लेकिन जनता जो है वो अब हिंदू मुसलमान की बातों पर ध्यान नहीं देगी, लड़ाई आर्थिक मोर्चे पर आएगी, और जो अमीर और गरीब के बीच खाई पड़ती चली जा रही है, अब लड़ाई के केंद्र में ये चीजें होंगी। तो राहुल गांधी राजीव जी सीधी सीधी बात ये कहना चाहते हैं।
तो मुझको लगता है कि जो परिस्थितियां देश के अंदर बन रही हैं और इन परिस्थितियों को बनाने के लिए भी राजीव जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की नीतियां जो हैं वही जिम्मेदार हैं, तो उसकी वजह से परिस्थितियां बन रही हैं। अब अगर तेल के दाम की बात को लेकर राजीव जी बातचीत की जाए कि भाई आप किस्तों में दाम बढ़ा रहे हैं, 5 रुपये आपने 8 दिन के अंदर बढ़ा दिया और इसी तरीके से आप धीरे धीरे बढ़ाते रहेंगे, 80 पैसा 90 पैसा 80 पैसा 90 पैसा करते करते मालूम पड़ेगा कि 1 महीने के अंदर मालूम 150 रुपए के पार पहुंच जाएगा। तो ये आप जो परिस्थितियां पैदा कर रहे हैं, इसके बाद राजीव जी जो दिल्ली में अभी 3 दिनों की हड़ताल हुई ट्रांसपोर्टर्स की, अब उनकी असली मांग क्या है? असली मांग ये है कि उनके ऊपर एक ग्रीन टैक्स लगाया जाता है दिल्ली में घुसने का। वो पहले जो 2400 रुपए था उसको 4000 रुपए कर दिया गया, यानी तेल के दाम भी बढ़ाएंगे, ग्रीन टैक्स के नाम पे 2400 रुपये लिया जाता था उसको 4000 रुपया भी करेंगे, और उसके बाद जो है वो एमसीडी का टैक्स भी अलग से भरा जाएगा। तो भाई कितने टैक्स देंगे? अगर राजीव जी किसी ट्रक पे कोई टैक्स लग रहा है तो ट्रक मालिक अपनी जेब से दे नहीं रहा है, उस ट्रक में जो सामान जा रहा है उस सामान का जो खरीदार है वो भुगतान वो करेगा। भाई ठीक है, 4000 रुपया एक बार ट्रक मालिक ने दे दिया, जो लेकर आया था वो भाड़े में जुड़ गया वो, लेकिन वो बचेगा तो ना? अगर 100 लोगों ने सामान खरीदा उन 100 लोगों में बचेगा वो। तो ये राजीव जी महंगाई आगे बढ़ती चली जाएगी, और इस महंगाई बढ़ाने के लिए जिम्मेदार कौन है? ये सरकार ही राजीव जी। अभी तो धीरे धीरे आप देखिए बसों के किराए बढ़ेंगे, उसके बाद किराए बढ़ेंगे, रेल के, हवाई जहाज के बढ़ ही चुके हैं और ज्यादा बढ़ेंगे। तो ये सारी जब परिस्थितियां पैदा होंगी राजीव जी, परिस्थितियां ये हो जाएंगी कि आप अगर घर से बाहर जाकर नौकरी करना भी चाहें तो आप नहीं कर सकते। अब राजीव जी अगर इसी तरीके से तेल के दाम बढ़ेंगे तो जो नोएडा में 10,000 रुपए की मजदूरी कर रहा था, जिसपे NSA लगाया जा रहा है, वो मजदूर राजीव जी अगर बिहार के गोपालगंज से आ रहा है या उत्तर प्रदेश के देवरिया से आ रहा है तो वो कहां से बस का किराया देकर पहुंचेगा नौकरी करने के लिए भी? तो ये सारी परिस्थितियां पैदा की जा रही है कि आप घर से बाहर निकलिए ही नहीं। तो ये राजीव जी जो परिस्थितियां पैदा की जा रही, तो ये लड़ाई निश्चित तौर पे अब उसी मोड़ पर आकर पहुंचेगी। और राहुल गांधी इसको बहुत लंबे समय से कहते रहे हैं कि ये क्रोनी कैपिटलिज्म है। यही राजीव जी क्रोनी कैपिटलिज्म है कि आप जनता को इतनी तरीके से मजबूर कर दीजिए कि उसके हाथ पैर एकदम से बंद जाएं, नातेदारी रिश्तेदारी में आप नहीं जा पाए, शादी ब्याह में आप नहीं जा पाए, बाकी घूमने फिरने की बात तो छोड़ दीजिए। मोदी जी अपील कर रहे हैं कि मत जाओ विदेश घूमने के लिए। अरे विदेश घूमने की बात कर रहे हैं, यहाँ नोएडा से आदमी ग्रेटर नोएडा नहीं जा पा रहा है और आप कह रहे हैं विदेश चले जाओ, मत जाओ वहां। तो कहां से आदमी विदेश चला जाएगा? तो आपने छोड़ा इस लायक किसी को कोई विदेश जाए? जिनको आपने छोड़ा है वो तो जा ही रहे हैं सब विदेश, जो कमा रहे हैं वो तो विदेश जा ही रहे हैं, यहाँ से कमाते हो विदेश ले जाकर लगा रहे हैं। अंबानी अडानी जिन्होंने कमाया है वो विदेश में ही लगा रहे हैं यहाँ से कमाकर। बहुत तो जनता रही है, मोदी जी सैर सपाटा कर रहे हैं। लेकिन राजीव जी कल जो प्रकाश अंबेडकर हैं वंचित बहुजन अघाड़ी के अध्यक्ष, उन्होंने एक लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रकाश अंबेडकर ने बहुत गंभीर आरोप जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर लगाए। और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की जो 5 देशों की यात्रा थी, ये 5 देशों की यात्रा में 4 देश तो फालतू में जोड़े गए, असली यात्रा उनकी इटली की यात्रा थी। और इटली की यात्रा क्यों थी उसका भी उन्होंने खुलासा किया। उन्होंने कहा कि इटली में भारत के 4 जहाज जो हैं वो इटली ने रोक लिए, चूंकि वहां के जो बंदरगाह के मजदूर यूनियन थी उन्होंने विरोध किया कि इन जहाजों को आगे नहीं बढ़ने देना, इनको यहाँ रोक के रखो। उन जहाजों में मिलिट्री ग्रेड का स्टील जा रहा था जो इजराइल जा रहा था, और उससे भी वो गोले और बारूद बनते जो ईरान और गाजा पर डाले जाने थे। 17,000 बम बनते और इसलिए उनको रोक लिया गया। तो उन जहाज़ों को छुड़वाने के लिए थे प्रधानमंत्री गए थे, लेकिन इसके बावजूद वो जहाज छूटे नहीं हैं। दूसरा एक कंपनी है वहाँ की कोई, वो उसमें एक प्रतिबंधित केमिकल बनता है, उस कंपनी के तमाम मालिकान और जो बड़े अधिकारी हैं वो सब जेल में हैं। उस कंपनी को भारत की एक कंपनी ने खरीद लिया है, वो रत्नागिरी में लगने जा रही है। तो उसकी जानकारी भारत में किसी को ना लगने पाए, वो कागजात हाथ में नहीं लगने पाए, इसको छुपाने के लिए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे। अब हमें नहीं मालूम राजीव जी ये बातें सही है गलत, लेकिन प्रकाश अंबेडकर दावे के साथ कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। अगर प्रकाश अंबेडकर का दावा झूठा है तो सरकार इस पर सामने आकर स्पष्टीकरण दे कि आखिर प्रधानमंत्री की इटली यात्रा का सच वही है जो डॉक्टर प्रकाश अंबेडकर बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं। जी, ये बड़ा खुलासा है डॉक्टर प्रकाश अंबेडकर की तरफ से और बड़ा आरोप है, सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए। और इटली की यात्रा और उसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपके पास दोबारा आना चाहता हूं। इस मसले पे आप अगर कुछ कहना चाहते हैं ज़रूर बताइए, और साथ साथ सियासत किस दिशा में अब जाने वाली है ये भी बताइए। देखिए राजीव जी, जैसे हमारे न्यायाधीश महोदय
कुछ कह देते हैं और उसके बाद निर्णय कुछ और हो जाता है। वही शिकायत मुझे राहुल गांधी से। राहुल गांधी ने स्टेटमेंट दिया है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, लेकिन इसके बाद क्या क्या आप करेंगे ये बताइए हमें। आप ये बताइए, जब ये मजदूरों का आंदोलन चल रहा था और पूरे हिंदुस्तान में फैल रहा था, भिवाड़ी के अंदर था, नोएडा के अंदर था, फरीदाबाद के अंदर था, गुड़गांव के अंदर था, और जिस समय हमारे देश के श्रमिक, और ये बिल्कुल सीधी सी बात कर रहा हूं मैं, अगर आप देखें हमारा मजदूर जो अभी अमलेंदु जी कह रहे थे, इन फैक्ट्रीज के मालिकों की कोठियां देख लीजिए आप, 500 1 हजार गज की कोठियां हैं, शाम को बैठ के वर्ल्ड की बेस्ट स्कॉच ये लोग पीते हैं। और हमारे देश के जो श्रमिक हैं बेचारे, जिनके पसीने से इनकी फैक्ट्री चलती है और ये पैसा कमाते हैं, उनको आप 10-12 हजार रुपए देते हैं। महिलाएं जब टॉयलेट जाती हैं तो उनको एक बार से ज्यादा आप टॉयलेट नहीं जाने देते, उनकी किसी प्रकार से, और एक दिन की छुट्टी लेती हैं तो पैसा काट लेते हैं, उनसे एक्स्ट्रा शिफ्ट में काम कराते हैं, उन्हें डबल शिफ्ट नहीं देते। तो मैं राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं, अगर चलिए ठीक है आपकी चेतना जागृत हो गई, अब आपको लगता है ये अमीरों गरीबों की लड़ाई है, तो जब हमारे देश के श्रमिक, हजारों श्रमिक सड़क पे थे और उसमें भारतीय जनता पार्टी ने अपने गुंडों को भेज के पत्थरबाजी करा दी और उसके बाद 400 मजदूर गायब हो गए, ये नहीं पता चल रहा था उनके परिवारजनों को कि वो किस जेल में हैं, कहां पे हैं, वो मारे मारे फिर रहे थे। राहुल गांधी जी उस समय आप कहां थे? देखिए, इसीलिए कॉकरोच जनता पार्टी का जो जन्म हुआ ये अच्छा संकेत है। ये कॉकरोच जनता पार्टी भी अगर सड़क पे उतर के इन लोगों के लिए संघर्ष नहीं करेगी, और इस बात को अगर यहाँ अल्पसंख्यक बैठक में और हम लोग यहाँ डिस्कस कर लेंगे, गोदी मीडिया नहीं करेगा, यूट्यूबर डिस्कस कर लेंगे, राहुल गांधी की बड़ाई कर देंगे, मैं तो राहुल गांधी से कहता हूं, अगर गरीब अमीर की लड़ाई आपको लड़नी है और आप जानते हैं कि यही असली लड़ाई है, तो गरीबों के हित में बाहर निकलिए ना, हम भी आपके साथ निकलेंगे। हम भी मांग करेंगे कि हमारे देश के मजदूर जो हैं, जो श्रमिक हैं, जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं, ओला उबर वाले बेचारे 15-16 हजार रुपए काम नहीं कर रहे, वहां पे टैक्सी वाले कह रहे हैं वर्क फ्रॉम होम, तो आपने कह दिया, अब लोग घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो हम अपना खर्चा कैसे निकालेंगे। कई लोग ऐसे हैं जो किराए पे गाड़ी लेके निकलते हैं, 500 रुपए रोज वो उसके मालिक को देते हैं, उसका खर्चा कैसे निकलेगा। सीएनजी के लिए 2.5 घंटे लोग लाइन पे खड़े होते हैं। तो राहुल जी, थ्योरेटिकल बात बहुत हो गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत हो गई, मीडिया बाइट्स बहुत हो गई, अब सड़क पे उतरिए, इन श्रमिकों के हित पे उतरिए। हम लोग इन मजदूरों के, इन गरीबों के, मजलूमों के हित में खड़े होंगे और ये बड़े बड़े पूंजीपतियों से और अपनी सरकार को भी बाध्य करेंगे, और इसमें कांग्रेस वाले भी बाध्य करें, कॉकरोच भी बाध्य करें कि ये जो 14 लाख करोड़ रुपए आपने माफ किया है, इन्हें वापस लीजिए, कॉर्पोरेट टैक्स को बढ़ाइए, जीएसटी को कम कीजिए, टोल टैक्स को खत्म कीजिए, एमपी एमएलए की जो पेंशन है उसको खत्म कीजिए, इनकी वीआईपी सारी फैसिलिटीज को वापस कीजिए, इनकी सिक्योरिटी वापस ले लीजिए। इनकी सिक्योरिटी के देश जिम्मेदार नहीं है। हम टैक्स इसलिए नहीं देते हैं कि एक एक एमएलए के साथ 5-5 गनधारी रहें और हमारे देश के जो बुजुर्ग लोग हैं, महिलाएं हैं, उन पे अत्याचार हो और उन बेचारियों को मांगने के बावजूद पुलिसधारी, अस्त्रधारी न मिले। तो ये भेदभाव खत्म होना चाहिए, वीआईपी कल्चर खत्म होना चाहिए, इन लोगों की सुविधाएं बंद होनी चाहिए और पूंजीपतियों को अपनी थोड़ी जेब ढीली करनी चाहिए और श्रमिकों की तनख्वाह कम से कम 25,000 होनी चाहिए। और राहुल गांधी से भी निवेदन करता हूं, और ये जो नवनिर्मित 4 दिन पुरानी कॉकरोच जनता पार्टी है, इनसे भी निवेदन करता हूं, सड़क पे उतरिए और ये मौखिक बातें मत कीजिए। आपकी मौखिक बातें सुन सुन के कान पक गए। सड़क पे उतरिए, श्रमिकों के हित में काम कीजिए, गरीबों के हित में काम कीजिए और देश के अंदर समाजवाद लाइए, जिससे अमीरों और गरीबों के बीच की खाई कम हो। जी, ये तो अभी पार्टी बनी नहीं है स्वामी जी, आप थोड़ा ज़्यादा एंथुजियाज्म में चले गए हैं। ये पार्टी अभी बनी नहीं है। जनता पार्टी में मैं हूँ, कॉकरोच जनता पार्टी में। जी, आप वर्चुअल पार्टी में हैं, धरातल वाली पार्टी। लेकिन देखिए, आप अब अंतर देखिए जी। आज हिसार के अंदर जो कॉकरोच जनता पार्टी के, ठीक है अभी रजिस्टर्ड नहीं है, ऑफिशियल नहीं है, वहां पे कॉकरोच जनता पार्टी के लोग बुलडोजर लेके गए और वहां पे कॉर्पोरेशन के जो इलीगल कंस्ट्रक्शन थे उनको तोड़ दिया। आपने ये भी सुना कि लोगों ने ये जागृति है, ये 4 दिन की जागृति है। 4 दिन के अंदर अगर किसी नेता के लिए रोड ब्लॉक की गई थी, जनता ने बैरिकेड्स को तोड़ दिया। देखिए, ये कॉकरोच वाले नहीं थे। कॉकरोच भाई अब तो सब कॉकरोच हो गए हैं। देखिए, जो भी सताया गया है वो सब कॉकरोच है भाई। जो भी बेरोजगार है भाई, हमारे देश में तो आज के तारीख में 80% लोग, 80 करोड़ लोग जो 5 किलो अनाज, अभी अंजना कश्यप के प्रोग्राम में गया, मुझे टोक के कहने लगी, देखिए मोदी जी 5 किलो अनाज देते हैं। मैंने कहा मैडम ये बताइए 5 किलो अनाज की कीमत क्या होती है? 150 रुपए महीने होती है। 150 रुपए महीने पे इतना एहसान जता रहे हैं, उसमें भी लोगों को घूस देनी पड़ती है।
उसमें भी 4 किलो मिलता है, उसमें भी सड़ा हुआ मिलता है। अरे 100 रुपए की चीज लेते हो भैया, उससे ज्यादा तो स्मार्ट मीटर में उनसे वसूल लेते हो, टोल टैक्स में वसूल लेते हो, डीजल और पेट्रोल में वसूल लेते हो। 100 रुपए की चीज देते हो, 4,000 उनकी जेब से निकाल लेते हो। तो ये सारी चीजें जो है, देखिए बिल्कुल सीधी बात, अब तो देश का हर आदमी जो पीड़ित है, जो सताया गया है, हर आदमी जिसको कॉकरोच कहा गया है, जिसको निकम्मा कहा गया है, ये उसका कर्तव्य है वीआईपी कल्चर का विरोध करे और अमीरों के से निवेदन करे और सरकार से कहे इन पे टैक्स बढ़ाइए, इन पे वेल्थ टैक्स बढ़ाइए, इनकी आमदनी को कम कीजिए और हमारे देश के गरीब से गरीब आमदनी की इजार होनी चाहिए। और राहुल गांधी को भी और हमारे जैसे कॉकरोचों की भी साथ मिलकर संघर्ष करना होगा। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही, संघर्ष तो करना ही पड़ेगा और राहुल गांधी तो कर रहे हैं, पिछले 12-15 साल से संघर्ष ही कर रहे हैं जब से उनकी सरकार गई है। जब से नोएडा के मजदूरों, भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, हम नोएडा नहीं न्याय यात्रा मिल मिला के निकल लिए। नोएडा में कॉल दीजिए, वहां पे कहिए कि हम मजदूरों के हित में खड़े होंगे, संघर्ष करेंगे, जेल जाने के लिए तैयार हैं। मजदूर ही जेल नहीं जाएंगे, हम भी जेल जाएंगे। और आइए, खड़े होते हैं लाखों लोग। जी जी प्रशांत जी, गांधी जी प्रशांत जी। और इतना बड़ा देश है तो जैसे हाथी बैठता है उठता है तो उसको भी वक्त लगता है। तो लेकिन ये जो कॉकरोच जनता पार्टी फिनोमिना है, ये समझने की ज़रूरत है, समय की मांग है। और बहुत समय से युवा की भावनाएं दिखाई दे रही थी और मैं पढ़ाता भी हूँ, वहाँ भी दिख रही थी, मैं बात करता हूँ लोगों से, वहाँ भी दिख रही थी। तो युवाओं की भावना दिख रही है। युवा जिस तरीके का भारत बनाना चाहता है वो ये भारत नहीं है जो मोदी जो मोदी ने बनाया। तो ये जो युवा का भारत है, ये दूसरा भारत है। ये उस भारत की तस्वीर आपको भारत के संविधान में मिलेगी। ये जो गोरक्षा के नाम पे गुंडागर्दी होती है, ये जो आईटी सेल है, किसी भी लड़की को रेप की थ्रेट दे देना, ये बीजेपी के समर्थक, मोदी जी के समर्थक, ये एक पॉलिटिकल फिनोमेना, इस तरीके की गंदी राजनीति आई और उसका असर सब तरफ गया। ये चीफ जस्टिस के जबान से ऐसे ही नहीं निकल गया कि कॉकरोच है युवा, ये पनप रहा था। इसको हम लोग कहते हैं कि फ्रॉडियन स्लिप, कि ये कोई चीज अंदर आपके है और वो बाहर सामने आ गई। हमारे आपके अंदर नहीं है, हम कैमरे के सामने बात करते हैं, हमारे आपके अंदर कोई छिपी हुई चीज नहीं है, वरना आ जाती किसी भी हीट ऑफ मोमेंट में। तो ये छिपी हुई बात सामने आ गई। एक लुधियाना का कोई पिटिशनर था, सीरियस पिटिशन नहीं होगी, जो भी गलतियां होगी उसको माननीय जज साहब कह रहे हैं चीफ जस्टिस की, जाके लुधियाना में स्वेटर बेचो। भारत का संविधान स्वेटर बेचने वाले को भी कोर्ट में जाने का हक देता है। एक गरीब आदमी को, मजदूर को, भिखारी को भी कोर्ट के दरवाजा खटखटाने का अधिकार देता है। आप ऐसे कैसे कह देंगे कि जाके स्वेटर बेचो? तो ये जो एरोगेंस है, ये एरोगेंस सत्ता का आ गया। वही 80 गाड़ियों के काफिले, और आप इन लोगों की लाइफस्टाइल को देखिएगा, आप हैरत हो जाएगी आपको कि कहाँ से पैसा आ रहा है। आप कह रहे हैं कि सोना मत खरीदो, मोटी मोटी सोने की चेन और कड़े और क्या क्या वो आपको दिखाएंगे, वो फ्लॉन्ट करते हैं। तो एक अजीब सा एक एरोगेंस जो है वो समाज में आया है, और वो एक रिएक्शन था मनरेगा के बाद जो समाज बना, जो थोड़ा एम्पावर्ड था। मंडल के बाद जो समाज बना वो थोड़ा एम्पावर्ड था। जो नया एक मिडिल क्लास बना, दलित, ओबीसी का, मुसलमान का, उसके खिलाफ एक रेजिस्टेंस है। इसलिए आपको देखने को मिलेगा कि जो सामाजिक यथास्थिति वाले लोग हैं उनको मोदी जी बहुत अपील करते हैं जी। उनको ये जो गले लगना शेखों से और किसी को ट्रॉफी देना, ये अपील करता है। आप देखिए बीजेपी के नेताओं के तमाम वीडियो दिखाई देंगे आपको।
एक तरफ तो आप 5 किलो अनाज बांट रहे हैं, जो कि शर्म की बात है कि अगर आपको ये बांटना पड़ रहा है, इसका मतलब कि 12 साल की आपकी सरकार की विफलता की कहानी है कि आपको अनाज बांटना पड़ रहा है, वो भी घटिया। और उसके बाद भी आपका एरोगेंस ये है कि आप अनाज बांटेंगे और वो बीजेपी के नेता जो हैं वो आपस में मेलोडी छील के खा रहे हैं और हा हू कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कह रहा है कि आर्थिक स्थिति खराब है, आप विदेश मत जाओ, आप पेट्रोल मत खर्च करो, आप वर्क फ्रॉम होम करो, और आप मेलोडी खा के आप लोगों को चिढ़ा रहे हो। तो ये जो एरोगेंस है सत्ता का, इसको लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। और ये जो युवा है ये नई वैल्यूज के साथ आया है। हो क्या रहा है राजीव जी कि अब बहुत सारे जो सोशल मीडिया पे युवा अपनी बात कहता था, और वो अभी से नहीं कई साल से ये सिलसिला चल गया, रील्स बना रहे हैं और बहुत टैलेंटेड लोग हैं, बहुत अच्छी अच्छी रील्स बनाते हैं, बहुत रिसर्च करके बनाते हैं, कोई वो बेतुकी बातें नहीं करते हैं। वो सब अब कॉकरोच मूवमेंट्स जुड़ गए। तो अभी क्या हो गया कि एक आपको इनको नाम मिल गया है। कॉकरोच जनता पार्टी जब बनी उसके पहले तो हम लोग यहाँ इसी न्यूज पॉइंट में कॉकरोच डिस्कस करे तो उसी दिन, और अगले दिन प्रोफेसर मनोज झा का इंटरव्यू इसी मुद्दे पे कर लिया था अगले ही दिन। तो कॉकरोच जनता पार्टी तो वजूद में बाद में आई है। तो ये जो युवाओं का जो आक्रोश है वो दिखाई दे रहा था, नई वैल्यूज के साथ आ रहे हैं, और राहुल गांधी उसको एड्रेस कर लगातार। आप पिछले 10 साल की राहुल गांधी की पॉलिटिक्स देख लीजिए। वो अंबानी की शादी में नहीं गए, बुलाने आए थे तब भी नहीं गए, पर्सनली बुलाने आए थे फिर भी नहीं गए राहुल गांधी। कौन गए? मोदी जी गए, तमाम लोग से लोग और भी गए, इंडिया गठबंधन के लोग भी गए, वहाँ पे फोटो खिंचवाया। राहुल गांधी नहीं गए। राहुल गांधी किसकी शादियों में जा रहे हैं? वो किसान जिसके यहाँ हरियाणा में उन्होंने ट्रैक्टर जोता था उसकी शादी में गए। तो राहुल गांधी जेनजी से बहुत समय से मिल रहे हैं, चाहे वो कोचिंग करने वाले बच्चे हों, चाहे वो टेक्नोक्रेट्स हों, चाहे वो गीग वर्कर्स हों, चाहे वो कुली हो, बढ़ई हो, मोटरसाइकिल रिपेयर करने वाले हो, आप उनकी देखो आप, तो वो मिल रहे हैं। सवाल ये कि उसकी राहुल गांधी की बातों को एम्पलीफाई नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो एक गोदी मीडिया है। वो गोदी मीडिया हिंदू मुसलमान में पड़ा हुआ है। यहीं पे कांग्रेस पार्टी की एक थोड़ी सी चूक है कि आपको ये जो रिजीम है, जो मौजूदा समय की सरकार है, वो रिजीम है, ये केवल एक मामूली पॉलिटिकल पार्टी की रिजीम नहीं है। ये वाजपेयी अडवाणी जोशी वाली बीजेपी नहीं है। बीजेपी 16 में ही नहीं है। अब तो ये दो लोग हैं, ये बीजेपी नहीं है, ये दो लोग हैं, और इन दो लोगों का कंट्रोल है सिस्टम पे, मशीनरी पे, जुडिशरी पे, चुनाव आयोग पे, इन सब पे। और इनको सत्ता में बने रहना की इनकी जरूरत है, और सत्ता में बने रहना का तिकड़म उनको आ गया, और उसको उद्योगपतियों का एक समूह लेकर चल रहे हैं, झुंड, और उसके साथ एक मीडिया लगा लिया जो कि नफरत बांटता है। ये अब देश की युवाओं को समझ में आ रहा है, और राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को अब इस बाइनरी में काम करना चाहिए कि कौन संविधान का दोस्त है, कौन संविधान का दुश्मन है, और आपको इसी हिसाब से काम करना पड़ेगा। बिना शर्म लिहाज के, शर्म लिहाज छोड़नी पड़ेगी। देश के युवा ने सुप्रीम कोर्ट का लिहाज खत्म कर दिया। अभी तक होता था कि सुप्रीम कोर्ट का लिहाज था, लोग बोलते नहीं थे, लेकिन जब उन्होंने कॉकरोच कहा तो सुप्रीम कोर्ट का लिहाज छोड़ दिया युवा ने। और ये स्थिति बड़ी गंभीर स्थिति है। एक संवैधानिक संस्था अपने आप को इतना गिरा दे कि देश की जनता आपको केवल विश्वास ही करना बंद कर दे, बल्कि आपका लिहाज भी करना बंद कर दे। किस किस तरीके के कमेंट आ रहे हैं आप देखिए सोशल मीडिया पे। तो ये कांग्रेस पार्टी को इस पूरे जो कॉकरोच मूवमेंट है, इससे लर्निंग ये है कि आपको अब एक संविधान का दोस्त कौन है, संविधान का दुश्मन कौन है, इसके हिसाब से चलना पड़ेगा। और जो
संविधान के साथ नहीं है, उसको आप कोई एक रत्ती कंसेशन नहीं दें। गोदी मीडिया में अगर आपके नेता जाके बैठते हैं तो आप उनको उनकी स्वीकार्यता बना रहे हैं। मैं बार बार कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी को या अपोजिशन को हंगरी का एग्जाम्पल देखना चाहिए, ट्रंप का एग्जाम्पल देखना चाहिए। ट्रंप के पास कोई मीडिया नहीं था, ट्रंप के खिलाफ पूरा वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क था। वह आइडियल नेता नहीं है, उनसे वैचारिक मतभेद हो सकता है, लेकिन उनकी स्ट्रेटजी को आप देखिए। उसने उस मीडिया को किनारे कर दिया और यही हंगरी में हुआ। तो ये एक मॉडल आपके सामने है और मैं फिर कह रहा हूँ कि इस वक्त देश की सबसे बड़ी समस्या ये गोदी मीडिया है। ये मीडिया ठीक होगा तो ज्ञानेश कुमार भी ठीक रहेंगे और बाकी संस्थाएं भी ठीक रहेंगी। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और ये तमाम मसले जिस पे आप अभी बात कर रहे थे, इस पर अभी ठीक इस कार्यक्रम के बाद पॉडकास्ट देखिए अभिषेक सिंघवी के साथ। और सिंघवी जी ने खुलकर, चाहे कोर्ट की बात हो, सुप्रीम कोर्ट में एक साथ एक सुप्रीम कोर्ट नहीं बल्कि 16 सुप्रीम कोर्ट हैं, इस पर भी खुल के बातचीत। कॉकरोच पे भी, कॉकरोच से क्या देश की सियासत बदल चुकी है ये भी समझेंगे और भी बहुत कुछ। नरेंद्र मोदी की यात्रा, 5 देशों की यात्रा में नॉर्वे और इटली की यात्रा क्यों इम्पॉर्टेंट हो जाती है, इस पर भी। और जो 5 राज्यों के चुनाव हुए उसमें हुआ क्या था आखिर, इन सब पर एक शानदार विश्लेषण अभिषेक मनु सिंघवी के साथ अभी पॉडकास्ट देखिए। इसके ठीक बाद, इस कार्यक्रम के ठीक बाद आप देखिए, ले चलेंगे आपको सीधे। आना चाहता हूं जल्दी अंशु जी आपके पास। अंशु जी, क्या कहेंगे आप जब देश की सियासत की बात हो रही है, सियासत में कुछ परिवर्तन आपको दिखाई देता है आने वाले समय में? परिवर्तन बहुत बड़ा होने वाला है और ये परिवर्तन जो है वो देश की जनता के द्वारा होगा। अब उसमें माध्यम कौन बनता है, कांग्रेस पार्टी इसमें कितना लोगों के सहयोग से जुड़ पाती है या वो आगे इनकी बातों को ले जा पाती है, या कॉकरोच जनता पार्टी जैसे ये जो नए मंच आ रहे हैं क्या वो इसकी एक आवाज बनते हैं, या हम कोई नया उभरता आंदोलन होता देखेंगे। ये सारी चीजें जो हैं ये बहुत हम देखेंगे कि कम समय में ये चीजें घटित हो सकती हैं, क्योंकि अब जो है वो कई मामलों में लोगों का पानी सर से ऊपर जा चुका है। जो हम बात ही कर रहे हैं कि जिस तरीके से संस्थाओं से विश्वास खत्म हो चुका है, ये विश्वास का संकट है। हमें किन्हीं संस्थाओं पर विश्वास नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्था से अगर इस तरह की टिप्पणियां आती हैं और उसके बाद जो एक यंग जनरेशन है वो पूरे तरीके से रिएक्ट कर रही है। ये सही बात है कि जो जजेस हैं उन्हें अपने फैसलों के द्वारा बोलना चाहिए, ना कि इस तरह की टिप्पणियों से जो ऑलरेडी एक आहत समाज है जो अभी इतने कष्ट से गुजर रहा है। आज हम पूरी तरीके से महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक, भ्रष्टाचार, वीआईपी कल्चर, इन तमाम चीजों से जनता त्रस्त है और उसका गुस्सा उबल रहा है और ये उबल कर किसी भी दिन ज्वालामुखी के रूप में फूट सकता है। अब वो किस रूप में फूटेगा, ये चाहे कॉकरोच पार्टी है या फिर और जो विपक्षी पार्टियां हैं, उन्हें वो किस रूप में एक संगठित करके एक सही दिशा दे सकती है, ये भी देखने वाली बात होगी। और आप ये मानिए कि चाहे जाहिर न कर रहा हो, लेकिन जो देश की सत्ता है, जो बीजेपी है, जो अभी शासन में है, सत्ता में है, वो घबराई हुई है इन तमाम आंदोलनों से। जिस तरह से जनता विरोध कर रही है वीआईपी कल्चर का, जिस तरीके से नारे लगाए जा रहे हैं, जिस तरीके से लोग शिकायतें कर रहे हैं, या लोग कॉकरोच बन के, एक युवा पहुंच गया मेरठ में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऑफिस में और उसने कहा कि आरटीआई लगाने वालों को यहां पर लोग परेशान करते हैं, सवाल पूछने वाले को दुत्कारा जाता है। तो लोग ये देख रहे हैं कि कितनी बड़ी खाई ये बन चुकी है और ये एक ज्वार है, ये एक बहुत बड़ा, एक जो कहा जाए लोगों के दिल की एक आवाज है कि हम अब बहुत त्रस्त हो चुके हैं, इनफ इज इनफ। क्योंकि जब लोगों को 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही है, लोग, आप देखिए, मैं अभी कल परसों कहीं जा रही थी तो ऑटो और टैक्सी के किराए लगभग डबल हो गए हैं। हम लोगों की आमदनी तो ना डबल क्या हुई है कि 10%, 20% भी नहीं बढ़ी है। तो जो
छोटे छोटे लोग हैं, फैक्ट्रीज में काम करने वाले लोग हैं, जिनकी आमदनी 15,000, 20,000, 22,000, 12,000 है, वो लोग कैसे कर सकते हैं? एक ई रिक्शा का किराया जस्ट 10 रुपए से बढ़ा के 20 रुपए कर दिया जाता है, तो उसके लिए तो 100% की वृद्धि है। ये जनता आज इसी से नाराज है कि आपको आम लोगों से कोई मतलब नहीं है। आप कुछ भी हो जाए, आपका कोई मंत्री इस्तीफा नहीं देगा, जनता सड़कों पर आ जाए, रोजी रोटी ना रहे, लेकिन आपके लिए जो है ना, वो आपकी सैर कम होगी, आप जाएंगे और ऐसी परिस्थितियों में आप मेलोडी कितनी है, चॉकलेटी, ये सारी चीजें चलेंगी। जनता वो चित्र देख के इनका गोदी मीडिया खुश हो रहा हो, लेकिन यहाँ की जनता के मन में रोष है, हमें रोटी नहीं मिल रही, आप चॉकलेट की बात कर रहे हो। ये तो वैसे ही हुआ जो फ्रांस में कहा था महारानी ने, अगर तुम्हें रोटी नहीं मिल रही तो केक खा लो। और उसके बाद क्या हुआ था, किस तरह की क्रांति हुई थी। तो हम एक क्रांति के मुहाने पर खड़े हुए हैं, अब किसके जरिए से होती है, और इसमें बहुत समझदारी से मुझे लगता है कि काम लेना चाहिए। कांग्रेस पार्टी की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इस स्थितियों को उस तरह से न होने दिया जाए। हम नहीं चाहते कि हमारे देश में कोई नेपाल रिपीट हो, कोई बांग्लादेश रिपीट हो, कोई श्रीलंका रिपीट हो। हम एक लोकतांत्रिक देश है, इतने बड़े देश है, हमें ये जो चीजें हैं, जनता की जो रोष है, उसको सही तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से आवाज देनी है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, उन्हें ग्राउंड पे भी नजर आना चाहिए, उन्हें सोशल मीडिया पे भी नजर आना चाहिए। और मेरे ख्याल से वो ये तमाम कोशिशें कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि एक ब्लूप्रिंट बनाया है, मैं कुछ कहीं पर पढ़ रही थी कि गांव-गांव में सोशल मीडिया के जरिए भी जो कहा जाए कि इनका गोदी मीडिया और सोशल मीडिया और ट्रोल मीडिया का जवाब उसी तरीके से देने की कोशिश की जा रही है। तो हर स्तर पर इनसे लड़ना पड़ेगा। तो इन्होंने जो ये रावण, ये जो चीजें तैयार की है, चाहे सोशल मीडिया के जरिए, गोदी मीडिया के जरिए, या लोगों में फॉल्स नैरेटिव फैला करके, और जनता की जो सही में जो आहत जनता की आवाज है, उसकी आवाज बनना पड़ेगा। कांग्रेस के पास बहुत बड़ा मौका है कि वो जनता की आवाज बन सके। देखते हैं वो कितना इसका कर पाती है सही मायनों। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। देखते हैं आने वाले समय में क्या कुछ होता है। बहुत कुछ अभी होना बाकी है, बहुत सारी खबरें आना बाकी है, लेकिन उससे पहले अंदर खाने एक उबाल है। आप बाहर निकलेंगे घरों से बाहर तो उबाल बाहर भी है, सड़कों पे है। वो उबाल जो है वो मौसम का है, यानी तापमान कहीं 45 डिग्री कहीं 48 डिग्री तक है। और इन सब के बीच सियासी पारा भी काफ़ी चढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और इन सब के बीच लोगों का जो अपना पारा है वो भी चढ़ता जा रहा है। यानी देश की जो आवाम है, जनता है, नागरिक है इस देश के, वो भी गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। और उसके ढेर सारे नमूने आप लोग देख रहे होंगे अलग अलग जगहों पर, चाहे बिजली की कटौती को लेकर हो, चाहे कुछ और कहीं पानी की किल्लत को लेकर हो, लोग सड़कों पे आ रहे हैं। महंगाई को लेकर हो या नीट को लेकर हो, और इन सब के बीच चाहे वो चंक वहां वो लोग, चाहे कांग्रेस पार्टी के हों, चाहे वो स्वतः स्फूर्त आए हों, वो कॉकरोच के नाम पे आए हों, लेकिन लोग इस गर्मी में भी अगर सड़कों पे अपने अधिकार के लिए, अपने हक के लिए अगर वो हैं, तो इसका मतलब है कि एक उबाल दिखाई दे रहा है। और ये कहीं किसी आंदोलन में तब्दील ना हो जाए, इसके लिए सरकार भी सजग होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सरकार को सजग ही रहने की जरूरत नहीं है, बल्कि एक वेलफेयर स्कीम जो जिसकी बात करती है, एक लोक हितकारी सरकार होनी चाहिए, लोकहित की बात होनी चाहिए। क्या वो बातें यहाँ आ रही हैं, क्या ऐसी बातें हो रही हैं, ये सोचना होगा नरेंद्र मोदी को, नरेंद्र मोदी की सरकार को। हमारा काम है बातें सरकार तक, विपक्ष तक, देश की जनता तक, आवाम तक पहुंचाना। मीडिया का काम यही है, हम कर रहे हैं। और अभी इसके बाद एक विश्लेषण देखिए, साफ सीधा विश्लेषण, बिना किसी लाग लपेट के। अभिषेक मनु सिंघवी देश के शानदार वकीलों में से एक तो हैं ही, राजनेता भी हैं, 5 बार के वो सांसद लोकसभा राज्यसभा में, और बेबाकी के साथ अपनी बात रखते हैं। बहुत सारी बातें, बहुत सारे सवाल, बहुत सारे जवाब, उनके कठिन सवालों के जवाब भी उन्होंने बहुत ही आराम से साफगोई के साथ दिया है। और सबसे बड़ी चीज़ कि उमर खालिद को आखिर जब बेल नहीं दिया गया, जमानत नहीं मिली, तो उस पर कोर्ट का की जो टिप्पणी है, उसके बाद कोर्ट में आखिर चल क्या रहा है, यानी सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है, इन सब पर भी खुलकर बातचीत। कॉकरोच पार्टी का इस देश में, देश की सियासत पर क्या असर पड़ने जा रहा है, ये भी बहुत कुछ। चलिए इस चर्चा को यहीं समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूं, और इसके तुरंत बाद आप सीधे पॉडकास्ट देखिए
हमारे साथी प्रशांत जी साथ में जुड़े हुए हैं, तो प्रशांत जी के साथ, मेरे साथ और चर्चा में अभिषेक मनु सिंह भी। बहुत बहुत शुक्रिया अंशु जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमलेंदु जी, और साथ में हमारे